हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य उत्तरी अरब सागर में भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 20 के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी सातवां। देखिए 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 20 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना एवं जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। अक्टूबर 2018 में जिमेक्स के तीसरे संस्करण को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। भारत और जापान के बीच नौसेना सहयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। भारत और जापान के मध्य जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ जिमेक्स श्रृंखलाओं की शुरुआत हुई थी। बात करें जिमेक्स 20 के बारे में, तो जिमेक्स 20 समुद्री संचालन के क्षेत्र में उन्नत अभ्यासों के माध्यम से उच्च संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल का प्रदर्शन करेगा। कोविड-19 के मद्देनजर 3 दिनों तक चलने वाला जिमेक्स 20 का आयोजन नॉन कंटेक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट के आधार पर आयोजित किया जा रहा है। जिमेक्स 20 दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग एवं आपसी विश्वास को और बढ़ाएगा तथा दोनों देशों के बीच लंबे समय तक आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। तो ये जो है चौथा संस्करण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए ई ट्रांसपोर्ट मिशन, ऑप्शन बी हाइब्रिड व्हीकल स्कीम, ऑप्शन सी फेम इंडिया स्कीम, ऑप्शन डी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रोड स्कीम। देखिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 670 इलेक्ट्रॉनिक बसों और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात एवं पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना एवं वाहनों से प्रदूषक उत्सर्जन की समस्या से निपटना है। भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग अप्रैल 2015 से ही फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कीम अर्थात फेम इंडिया योजना का संचालन कर रहा है ताकि देश में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहनों के अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के पहले चरण में 31 मार्च 2019 तक लगभग 2,80,987 हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के माध्यम से लगभग 359 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। इसके अलावा भारी उद्योग विभाग ने देश के विभिन्न शहरों में लगभग 280 करोड़ रुपए की लागत वाली 425 इलेक्ट्रॉनिक एवं हाइब्रिड बसों को मंजूरी दी है। फेम इंडिया योजना के पहले चरण के तहत भारी उद्योग विभाग ने बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर एवं दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। वर्तमान में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इसे कुल 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी किया जाएगा। इस चरण के तहत सार्वजनिक एवं साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही लगभग 7,000 ई बसों, 5 लाख ई तिपहिया वाहनों, 55,000 ई यात्री कारों और 10 लाख ई दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी के जरिए समर्थन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता को दूर करने के लिए इसके निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फेम इंडिया स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ईस्ट कंटेनर प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। देखिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के पीएम महिंद्रा राजपक्षे की अगुवाई में दोनों देशों की पहली वर्चुअल शिखर बैठक का माहौल काफी सौहार्दपूर्ण रहा। पीएम मोदी ने श्रीलंका के बौद्ध स्थलों को विकसित करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान किया। श्रीलंका ने भी रक्षा व कारोबारी रिश्ते को और मजबूत करने की बात कही, लेकिन राजपक्षे ने कोलंबो पोर्ट के पास भारत और जापान के सहयोग से बनाए जाने वाले ईस्ट कंटेनर प्रोजेक्ट को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं दी। इस परियोजना के संबंध में तीनों देशों के बीच पिछले वर्ष ही समझौता हुआ था। फिलहाल श्रीलंका सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। शिखर वार्ता के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएम मोदी की तरफ से ईस्ट कंटेनर प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया गया। मोदी ने आग्रह किया कि इस परियोजना पर जल्द निर्णायक फैसला होना चाहिए। बात करें ईस्ट कंटेनर प्रोजेक्ट के बारे में तो वर्ष 2019 में जापान, भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत कोलंबो पोर्ट के पास ही एक कंटेनर टर्मिनल का निर्माण करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित ईसर जज अहलुवालिया का निधन हो गया है। यह कौन से क्षेत्र से संबंध रखती थी? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी राजनीति। देखिए, जानी मानी अर्थशास्त्री और भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित ईसर जज अहलुवालिया का निधन हो गया है। 74 साल की अहलुवालिया ब्रेन कैंसर से पीड़ित थी। उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। आईसीआरआईईआर के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत कथुरिया ने कहा कि उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीए किया था। उनका शोध भारत के शहरी विकास, बृहद आर्थिक सुधार, औद्योगिक विकास और सामाजिक क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर केंद्रित था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, बाइकॉन के प्रमुख किरण मजूमदार सो, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा रेमन राव समेत तमाम लोगों ने गहरा दुख जताया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोगों में टूर एवं ट्रेवल के प्रति उत्साह बढ़ाने और लोगों में पर्यटन के प्रति रुझान पैदा करने के उद्देश्य से विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर, ऑप्शन डी 7 अगस्त। देखिए, 1980 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में मनाया है। इस तिथि को 1970 में उस दिन के रूप में चुना गया था जब UNWTO के तरीकों को अपनाया गया था। ग्लोबल टूरिज्म के लिए ये तरीके मील के पत्थर से कम नहीं है। विश्व पर्यटन दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य है कि पर्यटन से रोजगार पैदा करना है। विश्व पर्यटन दिवस लोगों में टूर एवं ट्रेवल के प्रति उत्साह बढ़ाने और लोगों में पर्यटन के प्रति रुझान पैदा करने में के उद्देश्य से मनाया जाता है। कुछ देशों और राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी कुछ पर्यटन पर ही निर्भर होती है। ऐसे में विश्व पर्यटन का उद्देश्य टूरिज्म का ध्यान खींचना होता है। हर साल विश्व पर्यटन दिवस अलग अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है। साल 2020 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन, यहाँ पे थीम लिख देते हैं, पर्यटन और ग्रामीण विकास। इस साल का जो थीम है पर्यटन और ग्रामीण विकास है। इससे बड़े शहरों के बाहर पर्यटन को बढ़ावा देना और दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में पर्यटन की अनूठी भूमिका बनाना है। लोगों में टूर एवं ट्रेवल के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 27 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय नौसेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात युद्धपोत पर पहली बार किन 2 महिलाओं की तैनाती होगी? ऑप्शन ए सुमिता बलूनी और गार्गी गुप्ता, ऑप्शन बी रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी, ऑप्शन सी मोहना सिंह और भावना कंठ, ऑप्शन डी शिवांगी सिंह और अवनी चतुर्वेदी। देखिए, सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में भारतीय नौसेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात युद्धपोत पर पहली बार 2 महिला अफसरों की तैनाती होगी। इन महिला अधिकारियों के युद्धपोतों पर तैनात होने से इनके पराक्रम को पंख लग गए हैं और उन्हें इस समारोह में विंग से सम्मानित किया गया है। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह युद्धपोत के डेक में संचालन करने वाली भारत की पहली महिला एयरबोर्न टेक्नीशियन होगी।
ये दोनों कोच्चि की दक्षिणी नौसेना कमान के दोनों भारतीय नौसेना के ऑब्जर्वर कोर्स से पास आउट हुई। दोनों कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और उन्हें 2018 में नौसेना में कमीशन किया गया था। ये दोनों महिला अफसर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का प्रशिक्षण ले चुके हैं। वे युद्धपोत पर तैनात हेलीकॉप्टरों से उड़ान भरकर इतिहास रचेंगी। यह एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां पुरुष अधिकारियों को ही अभी तक तैनाती होती है। रीति सिंह हैदराबाद से है और सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के हैं। वहीं सब लेफ्टिनेंट त्यागी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एंटोनोव 26 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह विमान किस देश के वायुसेना में कार्यरत था? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी बेलारूस, ऑप्शन डी जर्मनी। देखिए, यूक्रेन की वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। विमान पर सवार सिर्फ एक यात्री जीवित बचा है। एंटोनोव 26 विमान चालक दल के 7 सदस्यों और सैन्य विमानन स्कूल के 20 कैडेटों के साथ उड़ान भर रहा था। इसे राजधानी कीव से लगभग 400 किलोमीटर दूर चुहीव हवाई अड्डे पर उतारना था, लेकिन इससे पहले ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। शुरू में दो व्यक्ति जीवित थे। एक व्यक्ति ने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बात करें यूक्रेन के बारे में तो यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मालदोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर में मिलती है। देश की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़े शहर भी कीव है। यूक्रेन का आधुनिक इतिहास 9वीं शताब्दी के साथ तब शुरू हुआ जब यह कीवियन रूसों के नाम से एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनकर खड़ा हुआ, लेकिन 12वीं शताब्दी में यह महान उत्तरी लड़ाई के बाद क्षेत्रीय शक्तियों में विभाजित हो गया। 19वीं शताब्दी में सबसे इसका बड़ा हिस्सा रूसी साम्राज्य का और बाकी का हिस्सा ऑस्ट्रो हैंगेरियन नियंत्रण में आ गया। बीच के कुछ सालों में उथल-पुथल के बाद 1922 में सोवियत संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक बना। 1945 में यूक्रेनाई एसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ का सह संस्थापक बना। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन फिर से स्वतंत्र देश बन गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर विनोद भाकुन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेश सुधीर गोखले, ऑप्शन सी डॉक्टर पुलक सेन गुप्ता, ऑप्शन डी प्रोफेसर बुसरा अतीक। देखिए, कैंसर पर कई तरह के शोध कर चुके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की प्रोफेसर बुसरा अतीक को इस वर्ष शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर बुसरा बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने फरवरी 2013 में आईआईटी ज्वाइन किया। तब से वे कैंसर के कारण और निवारण पर काम कर रही हैं। उनके शोधार्थियों ने कई तरह की जीन और कोशिकाओं की गड़बड़ी का पता लगाया है, जिनकी प्रारंभिक दिक्कतें होने पर आगे चलकर ट्यूमर बन जाता है। उन्होंने पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर की वजह का पता लगाया, जिसके लिए 2018 में उन्हें सीएनआर राव फैकल्टी अवार्ड भी दिया गया। प्रोफेसर बुसरा ने ब्रेस्ट कैंसर की दवाओं पर भी काम किया है। बात करें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार वार्षिक रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा उल्लेखनीय एवं असाधारण अनुसंधान, अप्लाइड या मूलभूत श्रेणी के जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पार्थिव, पर्यावरणीय, सागरीय एवं गहरी अभियांत्रिकी, गणितीय, चिकित्सा एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण भारतीय प्रतिभा के धनियों को उजागर करना है। यह पुरस्कार की CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर बुसरा अतीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निधन हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह कौन से राज्य से राज्यसभा और लोकसभा सांसद रहे थे? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कई महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का दिल का दौरा पड़ने के कारण रविवार को निधन हो गया। जसवंत सिंह मूलतः राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव के रहने वाले थे। जसवंत सिंह सेना में मेजर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में उतरे थे। वो 5 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने अटल सरकार में वित्त, विदेश व रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले थे। उन्होंने राजस्थान राज्य से राज्यसभा और लोकसभा के सांसद रहे थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की रेबीज के प्रसार को नियंत्रित विश्व में रेबीज के प्रसार को नियंत्रित करने, रोकथाम और जागरूकता प्रसारित करने के लिए विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 नवंबर, ऑप्शन बी 6 जनवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 28 सितंबर। देखिए, विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह रेबीज के प्रसार को नियंत्रित करने, रोकथाम और जागरूकता प्रसारित करने के प्रति समर्पित दिवस है। यह रेबीज के खिलाफ होने वाले लड़ाई में विश्व को एकजुट करने का सकारात्मक प्रयास है। इसलिए इस वर्ष इसका विषय रेबीज को मिलकर खत्म करना है। रेबीज एक घातक बीमारी है जो कि मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है तथा प्रतिवर्ष होने वाली हजारों मौतों का कारण भी बनती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एशिया और अफ्रीका में होने वाले 95% से अधिक लोगों के मृत्यु के कारणों में रेबीज को पाया जाता है। बच्चे कुत्ते के काटने के प्रति असंवेदनशील होते हैं, इसलिए संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 15 वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु में से 4 की मृत्यु रेबीज के कारण होती है। रेबीज लाइसा वायरस के कारण होने वाला वायरल रोग है। यह वायरस घाव व खरोच या संक्रमित जानवर की संश्लेषित जैसे कि काटने से सीधे संपर्क में आने के माध्यम से पशुओं द्वारा मनुष्य में फैलता है। यह चोट व घाव या मानव शरीर की सतह छूने के माध्यम से नहीं फैलता है। यह वायरस मानव त्वचा या मांसपेशियों के संपर्क में आने के बाद रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की ओर प्रसारित हो जाता है। इस वायरस के मस्तिष्क में पहुंचने के बाद इसके लक्षण और संकेत संक्रमित व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 28 सितंबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।